गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह हिस्ट्री का चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। कल की क्लास में हम लोग जो टॉपिक को पढ़े हैं उसमें से हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके क्या क्या इफेक्ट थे उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह द आइडिया ऑफ सत्याग्रह से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्या क्या आइडिया लिया गया और सत्याग्रह का क्या क्या आइडिया उसके बारे में डिस्कस हुई। तो जैसा कि कल की क्लास में हम लोग समझे कि वहाँ पर एक हीरो की एंट्री हो चुकी थी और वो हीरो कौन थे, तो वो हमारे महात्मा गांधी थे। हीरो की एंट्री हो चुकी है हमारे महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, तो साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी हमारे इंडिया आए। वो भी कब आए, तो 1915 को वह इंडिया की धरती पर आए साउथ अफ्रीका से। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका, वहाँ से आए। बट वहाँ से जब आए तो हम लोग कल की ही क्लास में ये समझे थे कि साउथ अफ्रीका में बैटल लड़ी गई और ब्लैक लोगों के साथ में हमारे महात्मा गांधी ने उस बैटल में एक इम्पोर्टेंस रोल अदा किए थे और वहाँ पर ब्लैक लोगों को जीत दिलाई थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। फेमस हुए थे ना, बहुत ज़्यादा उसके चर्चा में आ गए थे। कई सारे न्यूज़पेपर में उनका नाम नॉमिनेट हो चुका था हमारे महात्मा गांधी का। जब 1915 को वह हमारे इंडिया में आए तो हमारे इंडिया में भी यही चल रहा था कि हम लोगों को भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अब गुलामी बर्दाश्त नहीं है। बट आज़ादी के लिए कोई लीडर्स होना चाहिए ना, तो वो लीडर्स कौन होगा जो इस आज़ादी के लिए, इस बैटल के लिए लीड करेगा। तो लीड करने वाले के ऐसे लीडर्स की तलाश थी जो हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट करा सके और हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मिल सके। तो लीडर्स के रूप में देखा गया कि गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से हमारे इंडिया आए हैं वो बहुत ही फेमस हैं, और वह जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंट करा सकते हैं तो हमारे इंडिया को वह इंडिपेंडेंट क्यों नहीं करा सकते हैं। तो सोचा गया, डिसीजन लिया गया कि हमारे महात्मा गांधी को ही का लीडर बनाया जाए और हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश के अगेंस्ट में हम लोग बैटल को लड़ें और हम लोग अपने इंडिपेंडेंट के लिए लड़ाई लड़ें। तो इसको इलेक्ट किया गया और महात्मा गांधी को इस प्रस्ताव के बारे में अधिवेशन हुई और अधिवेशन में महात्मा गांधी को एक लीडर के रूप में चुना गया। बट महात्मा गांधी का सिद्धांत ये था, महात्मा गांधी कहते थे कि यदि इंडिपेंडेंट जीतना है तो उसे वायलेंट से नहीं जीता जा सकता है। फिजिकली हम लोग वायलेंट को या किसी भी बैटल को नहीं जीत सकते हैं। तो किसी भी बैटल को जीतने के लिए या किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हम लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा, यानी ट्रुथ एंड इन वायलेंस के मार्ग पर चलना पड़ेगा। क्योंकि जितनी पावर एक सत्य और अहिंसा में है उतनी पावर हम लोग पावरफुल या फिजिकली लड़ करके हम उस सब का सामना नहीं कर पाएंगे। और ये रियली था, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के पास बहुत सारे हथियार थे। ब्रिटिश लोगों के पास बहुत सारे हथियार थे और हमारे इंडियंस लोगों के पास तो हथियार ही नहीं थे। जो भी लड़ रहे थे तलवार और भाला के बल पर लड़ रहे थे। कब तक उन लोगों का सामना कर पाते, और वो लोग जो है तोप गोला बारूद से लड़ रहे थे। तो महात्मा गांधी का ये विचार था कि जो लड़ाई लड़ी जाएगी वह लड़ाई किस पर, तो ट्रुथ एंड इन वायलेंस पे लड़ी जाएगी। इन वायलेंस पे, ट्रुथ और इन वायलेंस पे वो लड़ाई लड़ी जाएगी, तभी जा कर के हम लोग उससे जीत सकते हैं। तो इसकी बात को लिया गया, सारे लीडर्स ने इसकी बात को लिए, समझे कि जब इस तरह की बातें हैं, क्योंकि यह इसे तो एक तरह की जीत मिल चुकी है, यह तो फेमस हो चुके हैं। जो कोई सक्सेस पर्सन होते हैं यदि वो कुछ गलत भी बोलता है तो सही लगता है। यह एक तरह के सक्सेस ही थे, क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में वहाँ के लोगों को विक्ट्री दिलाई थी। इसकी वजह से यह सक्सेस पर्सन थे हमारे महात्मा गांधी। इसके लिए जो भी बोलते थे इसकी हर बात को सच्चाई में लिया जाता था और रियली ही बोलते थे, सच्चाई ही बोलते थे। क्योंकि हम लोग यदि उसके अगेंस्ट में फिजिकली लड़ते तो हमारी इंडिया नहीं जीत पाती, हमारी इंडिया हार जाती, और हार जाती तो हम लोग नहीं जीत पाते। तो इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि चलिए जो बैटल लड़ी जाएगी वह बैटल किस पे लड़ी जाएगी, तो ट्रुथ और इन वायलेंस पर लड़ी जाएगी। तब यहीं से महात्मा गांधी
लड़ी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। और ये जो फर्स्ट मूवमेंट लड़ते हैं वह फर्स्ट मूवमेंट टोटल इन्होंने जो स्टार्टिंग में लड़ी वह 4 मूवमेंट को हम लोग अभी पढ़ेंगे, और 4 मूवमेंट को इन्होंने लड़ी। वो कौन कौन से 4 मूवमेंट थी तो हम लोग एक एक करके उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि वो 4 मूवमेंट कौन कौन सी थी। मूवमेंट, फोर मूवमेंट लड़ी गई। फर्स्ट मूवमेंट जो लड़ी गई वह चंपारण मूवमेंट था। चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट 1916 से 17 यानी 1916 से 1917 में लड़ी गई। इसके बाद एक और मूवमेंट लड़ी गई अहमदाबाद मूवमेंट। यह लड़ी गई 1918 को। अहमदाबाद मूवमेंट के बाद एक और मूवमेंट हुआ खेड़ा मूवमेंट। यह भी कब लड़ी गई तो 1918 को। और खेड़ा मूवमेंट के बाद एक और मूवमेंट हुआ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, और ये लड़ी गई 1919 से लेकर के 24 तक। 4 मूवमेंट को महात्मा गांधी ने लड़ी। इस चारों मूवमेंट में महात्मा गांधी को जीत मिली। जैसे कि फर्स्ट मूवमेंट चंपारण मूवमेंट लड़ा गया। जब चंपारण मूवमेंट, ये जो चंपारण पड़ता है या बिहार में पड़ता है, तो बिहार में चंपारण नामक एक जगह है। यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन थी कि यहाँ के जो फार्मर्स लोग थे, फार्मर्स लोग जो खेती करते थे ना, तो खेती करने में ऐसा कहा जाता है कि खेती करने में जितना भी खेती करता, ब्रिटिश लोगों का यह मानना था कि जो फार्मर्स लोग खेती करते हैं उनमें से 4 यानी पूरे भागों में 3/4 भागों पर 1/4 भागों में 1/4 पार्ट पर जो खेती किया जाएगा वह खेती किसकी होनी चाहिए तो वह खेती नील की होनी चाहिए। किसकी? नील की खेती होनी चाहिए। 30 जो 3 पार्ट बच गया, यहाँ पर आप किसी का भी खेती कर सकते, लेकिन ये भी बहुत बड़ी संख्या में थी। क्योंकि मान लिया जाए किसी के पास 40 कट्ठा जमीन है यानी लैंड्स है, और 40 कट्ठा लैंड्स में 10 यानी 10 कट्ठा लैंड्स पर यानी जो खेती किया जाना चाहिए वह नील की खेती किया जाना चाहिए। वही नील जिसको हम लोग कपड़ों में डालते हैं ना, तो वही नील की खेती होती है। तो उस नील की खेती किया जाना चाहिए जिसको हम लोग 3 कठिया पद्धति या 3 कठिया सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 कठिया सिस्टम। तो 3 कठिया सिस्टम में ऐसा नियम था कि जितने भी खेती कर रहे हैं, जितना भी आपके पास लैंड्स है, उस लैंड्स में से 4/4 भाग में 1 भाग में आपको जो खेती करनी है वह नील की खेती करनी है। अब नील की खेती करने में फार्मर्स लोगों को क्या प्रॉब्लम्स था? तो नील की खेती करने में फार्मर्स लोगों को ये प्रॉब्लम्स था कि जब वह नील की खेती करती थी तो उसका ज़मीन बंजर पड़ जाता था, बंजर बन जाती थी, क्योंकि नील की खेती में बहुत सारा उर्वरा वह एब्जॉर्ब करता था, जिसकी वजह से उसकी खेती बंजर बन जाती थी और यहाँ से उसको रेवेन्यू भी नहीं मिल पाता था, ज़्यादा इनकम भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितना प्राइसेस रखा जाता था उसके अकॉर्डिंग वह उस नील को परचेज करता था या उस नील को खरीदता था नील को, लेकिन उसे जितना फार्मर्स को मिलना चाहिए लेबर के अकॉर्डिंग उतना नहीं मिल पाता था। तो फार्मर्स लोगों ने उसके अगेंस्ट में, किसके? ब्रिटिश के अगेंस्ट में विद्रोह यानी बैटल लड़ी, और उस बैटल में तो बैटल लड़ने के लिए कोई लीडर चाहिए ना, तो यहाँ पर इसी बिहार में एक मोतिहारी नामक जगह पर एक राजकुमार जो यंग लड़का था, एक नवयुवक था जिनका नाम राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने सोचा कि इस लड़ाई को हम लोगों को लड़नी है और फार्मर्स के लिए हम लोगों को जीत प्राप्त करनी है। तो वो जीत कहाँ से हम लोगों को मिलेगा? तो इन्होंने सोचा कि हम चलते हैं और महात्मा गांधी से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी अभी फेमस है और वो साउथ अफ्रीका से आए हैं। तो ये राजकुमार शुक्ला बिहार के जो मोतिहारी के थे वह चले
चले गए महात्मा गांधी के पास, जो लखनऊ में अधिवेशन हो रही थी 1916 में। वहाँ पर जाकर के गांधी जी से इन्होंने रिक्वेस्ट किए कि आप चंपारण आइए और चंपारण में जो भी प्रॉब्लम्स है, किसानों फार्मर्स के पास जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। गांधी जी इसकी बातों को समझे और वह चंपारण पहुँचे। चंपारण पहुँचे तो उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी वगैरह कई सारे लीडर्स भी थे। तो वहाँ पर गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ यह अगेंस्ट किया कि इस तरह की पद्धति जो अपनाई गई, जो सिस्टम, उसको चेंज किया जाए, क्योंकि फार्मर्स का मन यदि होगा तब वह नील की खेती करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बट अंग्रेजों ने सोचा कि ये बूढ़ा फकीर कौन आ गया यहाँ पर, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को ऑर्डर दिया कि तुम तुरंत चंपारण को यहाँ से खाली कर दो। लेकिन गांधी जी थे, वह कहाँ किसी का सुनते थे, वह हमेशा ट्रुथ पर चलते थे, क्योंकि गांधी जी एक ट्रुथ पर चल रहे थे और वह एक सच्चे इंसान थे। गांधी जी वहां से निकलने से मना कर दिया। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई इंसान जो ट्रुथ और इन वायलेंस के पाथ पर चलते हुए, यानी सत्य और अहिंसा के पाथ पर चलते हुए, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, यानी उसके विरुद्ध जो उसका आवाज़ था, उसके परमिशन था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और उसके बात को इन्होंने मना कर दिया कि हम चंपारण से तभी जाएंगे जब यहाँ के फार्मर्स की डिमांड पूरी हो जाएगी तब। तो वहाँ पर बैटल लड़ी गई, लेकिन अंग्रेजों की कहाँ चलती, ब्रिटिश लोगों का कहाँ चलता, क्योंकि फार्मर्स यदि चाह ले, यूनिटी यदि बन जाए किसी का, तो उसे विक्ट्री तो मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया गया और फार्मर्स, महात्मा गांधी के पक्ष से फार्मर्स लोगों को और ब्रिटिश लोगों में समझौता हुई, और जिस तरह का डिमांड कर रहे थे चंपारण के फार्मर्स लोग, वो सारी की सारी मांगों को पूरी कर दिया गया। और पहली बार हिस्ट्री में फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी का जो इंडिया में विक्ट्री मूवमेंट का स्टार्ट हुआ, वह सबसे पहला विक्ट्री कौन था, तो चंपारण मूवमेंट। यहाँ पर गांधी जी को जीत मिल गई, और जब इसे जीत मिल गई थी इंडिया में पूरी तरह से और फेमस हो गए, और इन लोग इनको जान गए, हमारे गांधी जी को। तो जब यहाँ पर विक्ट्री मिलने के बाद जान गए, तब उसी समय कब 1918 में अहमदाबाद में भी एक मूवमेंट चल रही थी, एक आंदोलन चल रहा था। कहाँ पर मूवमेंट, अहमदाबाद में चल रही थी। अब अहमदाबाद में क्या इशू था भाई, कुछ तो इशू होगा। तो अहमदाबाद में ऐसा था कि यहाँ पर एक बीमारी आई थी, फ्लैग बीमारी। कौन सी बीमारी, फ्लैग। यहाँ पर फ्लैग बीमारी आई थी, और यह फ्लैग बीमारी जब आई तो यहाँ से अधिकांश किसान जो है ना, सो गांव की ओर, अपने विलेजेस की ओर फ्लाइन करने लगे, वहाँ से चलने लगे और अपने गांव तरफ आने लगे। बट जो मिल के मालिक थे, ऑनर थे, उन्होंने इन किसानों को यह लालच दिया कि 50% बोनस आप लोगों को दिया जाएगा, आप काम कीजिए और आप घर नहीं जाइए, जो भी सुविधा होगी हम देंगे, और यहाँ तक कि 50% एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे। मान ले किसी का सैलरी 100 रुपीज़ है, तो उसको हम 200 रुपीज़ उसका सैलरी देंगे, 50% इंक्रीज कर देंगे। जब इसको देखे तो अपने पेट के लिए किसान कुछ भी करते हैं, फार्मर्स लोग, तो पेट के लिए बहुत सारे किसान जो है सो रुक गए। लेकिन जब बीमारी खत्म हुई, पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, और सारे मजदूर जो गांव गए थे वह पुनः यहाँ पर आ गए ना, तो आने के बाद क्या हुआ, इस मालिक का माइंड ही चेंज हो गया, ऐसा माइंड ही चेंज हो गया। अब मालिक कहने लगे कि हम 50% बोनस नहीं देंगे, जो गुजर गया 50% बोनस नहीं देंगे, क्योंकि हमें बहुत नुकसान, बहुत हानि हुई। तो इसके खिलाफ यहाँ पर जो मजदूर थे, उन्होंने किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ अगेंस्ट कर दिया, यानी उसके विरुद्ध में आंदोलन कर दिए कि नहीं, जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हम काम ही नहीं करेंगे, वर्क ही नहीं करेंगे। वर्कर्स लोग जो हैं उसके अगेंस्ट में हड़ताल करने लगी, और यही बीच में सोचा गया मजदूरों के द्वारा कि यहाँ पर यदि गांधी जी आ जाएं तो हम लोगों की जो कंडीशन है उसको समझा जाएगा, और हम लोगों की जो स्थिति है उसको समझा जाएगा। तो ये जो वर्कर्स लोग थे गांधी जी के पास गए, और गांधी जी से सारे मामला जो भी इशू था, सारे इश्यू को हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो हीरो, इस मूवी के जो हीरो हैं, कौन, महात्मा गांधी, उसको सारी कंडीशन बताई कि इस तरह से का प्रॉब्लम है।
अब गांधी जी ने पहली बार इंडिया में पहली बार भूख हड़ताल यहीं पर अहमदाबाद मूवमेंट में ही किया। उन्होंने भूख हड़ताल कर दिए कि जब तक इस वर्कर्स का डिमांड पूरी नहीं किया जाएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे हम मर ही क्यों ना जाए। अब समझिए, यदि किसी मूवी में हीरो का ही मौत हो जाए तो वह मूवी फ्लॉप हो जाएगी ना। यहाँ पर यदि भूख हड़ताल होती और गांधी जी की मौत हो जाती तो पूरे इंडियंस का आक्रोश समझिए कितना होता। पूरे इंडियंस जब एक साथ आक्रोश हो जाते तो यहाँ से ब्रिटिश को इस इंडिया को छोड़कर ही भागना पड़ता। लेकिन ब्रिटिश लोग बहुत चाल चलते थे, ब्रिटिश लोग चाल चलते थे। उन्होंने सोचा, इस कंडीशन से अवेयर हुआ कि यदि हम वर्कर्स लोगों का मांग पूरी नहीं करेंगे तो यहाँ के लोग मूवमेंट कर देंगे और मूवमेंट जब होगी तो हमें लोगों का नुकसान होगा, इसलिए इस सब का बात मान लिया जाए। लेकिन जो बात मानी गई उसमें भी इन्होंने बोला कि मात्र 30% बोनस ही हम वर्कर्स को दे पाएंगे। कितना बोनस? 30%। गांधी जी ने बोले कि चलो कोई बात नहीं, 30% ही सही, लेकिन आप दे दीजिए। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज झुक तो रहा है ना, वह हम लोगों के सामने झुक तो रहा है, अभी पहले झुकने दो उसे, तब न जाकर के उसे यहाँ से खदेड़ेंगे। तो पहले झुकने दो, जब झुक जाएगा तब यहाँ से उसको विदा कहेंगे, बोलेंगे जाओ तुम अपना घर, तुम्हारी यहाँ की कहानी खत्म हो गई। बहुत तुमने हमारे इंडिया को तहस नहस किया, बर्बाद किया, हमारे इंडियों पर बहुत सारे जुल्म ढाए हैं, अब तुम यहाँ से विदा हो। बट उसके लिए पहले उसको झुकाना पड़ेगा, उसको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हमारे इंडियंस लोगों में भी ये ताकत है, ये पावर है कि हम ब्रिटिश लोगों को यहाँ से खदेड़ सकते हैं। तो वो एहसास यहाँ पर हो गई, किसको? यहाँ पर ही चंपारण में ही ब्रिटिश लोगों को हो गई थी एहसास कि अब इंडियंस लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो ये इस आंदोलन में इसे जीत मिल गई। तो जस्ट इसके तुरंत बाद एक और आंदोलन होती है, खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट ये भी गुजरात में ही पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। अब यहाँ क्या सिचुएशंस था, ये मूवमेंट क्यों हुई भाई, ये इसके बारे में आपकी बुक में पूरा डिटेल से नहीं, लेकिन हम संक्षिप्त में आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आए। क्योंकि हिस्ट्री एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, जब तक आपको स्टोरी नहीं समझ में आएगा ना तब तक आपको दिक्कत होगी। क्योंकि आगे चल करके आप कहीं आर्ट्स पेपर को इलेक्ट करते हैं और आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आपको आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए ये इस स्टोरी को सुनिए, स्टोरी के बेस पर हम आप लोगों को बताएंगे और ये स्टोरी आप लोगों को याद भी हो जाएगा। आप लोगों को घर में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आएगा तो उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब खेड़ा मूवमेंट में क्या हुआ भाई, तो यहाँ पर भी जो मूवमेंट कर रहे थे वह मूवमेंट फार्मर्स लोग ही कर रहे थे। कौन? फार्मर्स मूवमेंट। 1918 के पीरियड में अकाल पड़ी थी, अकाल सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से खेती नहीं हो पा रही थी। अब खेती नहीं हो पा रही थी तो फार्मर्स लोग अपना रेवेन्यू कैसे ब्रिटिश लोगों को पे कर पाते? अपना रेवेन्यू, अपना टैक्स तो नहीं दे पाते ना। तो फार्मर्स लोगों का मानना था, ये कहना था कि इन साल जो है यानी दिस ईयर्स खेती नहीं हो पाई है अकाल की वजह से, जिसकी वजह से हम आप लोगों को रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे। तो ये लोग तो पूरा जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे कि रेवेन्यू तो देना ही होगा, बट इन लोगों का कहना था कि हम रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, मेरे पास रहेगा तब न देंगे, खुद खाने के लिए खाना नहीं तो हम आप लोगों को कैसे दें? ये तो भी समझना चाहिए कि खुद नहीं है मेरे पास तो हम किसी दूसरे को कैसे दे भाई। तो इसके पास खुद नहीं था तो इसको कैसे देते? तो यहाँ के जो फार्मर्स लोग थे इसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में यहाँ फिर से मूवमेंट हुई। अब इसका लीड कौन करेगा? तो लीड कौन करेगा? वही हीरो हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पुनः यहाँ पर एंट्री करते हैं और महात्मा गांधी की एंट्री करने के बाद फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को समझा गया और जो भी इसका मांग थी, डिमांड था, उस डिमांड को पूरा किया गया और लास्ट में ये डिसीजन लिया गया, यह समझौता हुई कि जो फार्मर्स, जो किसान यानी पे को देना चाहते हैं या जो देने योग्य हैं, एबल हैं, वह कर को या रेवेन्यू को दे सकते हैं और जो देने एबल नहीं है वह नहीं दे सकते हैं। यह समझौता साइन हुई और इसमें भी खेड़ा मूवमेंट में भी गांधी जी को जीत ही मिली, यहाँ भी गांधी जी को जीत ही मिली। तो इस तरह से खेड़ा मूवमेंट हो गया। अब फोर्थ मूवमेंट जो लड़ा गया, खिलाफत मूवमेंट लड़ा गया।
खिलाफत मूवमेंट कब लड़ी गई? तो 1990 से लेकर के 24 तक लड़ी गई। कितना साल हो गया? टोटल 5 ईयर यह लड़ाई लड़ी गई, लेकिन 5 ईयर कंटिन्यू नहीं चला। हम समझेंगे कि किस तरह चला। ये खिलाफत मूवमेंट में क्या सिचुएशंस आए, क्या ऐसा हुआ भाई? तो हम जानते हैं कि हमारे इस वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी। कब से कब तक? तो 1914 से लेकर के 19 तक। कंप्लीटली रूप से देखा जाए तो 18 भी मिलेगा, बट कंप्लीटली रूप से 19 तक चली थी। तो 1914 से लेकर के 19 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का सिचुएशन था। देखिए 1990 है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी। तो अंग्रेजों ने हमारे इंडियंस के मुस्लिम भाइयों को, जो इंडियंस मुस्लिम भाई थे ना, उन लोगों को अपनी सेना का पावर बढ़ाने के लिए, अपने डिफेंस में पावर बढ़ाने के लिए इन लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने लगे, और लड़ाई के लिए इंडियंस मुस्लिम भाइयों को भेजने लगे। हिंदू लोग भी थे, अदर रिलीजियंस के लोग भी थे, बट मेजोरिटी में मुस्लिम लोग ही थे, हमारे मुस्लिम भाई लोग थे। तो इन लोगों को भेजा गया तुर्की के खिलाफ बैटल करने के लिए। तो इन लोगों का एक शर्त था, इन लोगों का शर्त ये था कि यदि वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर हम बैटल करेंगे, बट हमारी यदि जीत होती है, तो जीत होने के बाद हम तुर्की के खलीफा के साथ, जिस तरह हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर, तो उस टाइम वहाँ पर तुर्की में खलीफा हुआ करते थे। कौन? खलीफा। तो खलीफा के अगेंस्ट जो है सो जीतने के बाद उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया जाना चाहिए। मान लें कि हम जीत गए इस युद्ध में, और जीतने के बाद हम उसके साथ कोई भी मिसबिहेव आप लोगों को नहीं करना होगा। तो इन्होंने शर्त को मान लिया कि ठीक है, तुम्हारी शर्त को हम मानते हैं, अब जाइए। तो इंडियंस मुस्लिम लोग गए, वहाँ पर विक्ट्री हुई, तुर्की में विक्ट्री हुई। कहाँ पर? तो तुर्की में लड़ाई बैटल लड़ी गई, और उस बैटल में इंडियंस जो भी थे, इंडियन इधर से ब्रिटिश लोगों को जीत मिल गई। और जब ब्रिटिश लोगों को जीत मिल गई, लेकिन देखा गया कि जो ब्रिटिश लोग हैं वह वहाँ के खलीफा के साथ या तुर्की के लोगों के साथ मिसबिहेव करने लगे, यानी उसके साथ उसी तरह बिहेव किया जाने लगा जिस तरह दूसरे दुश्मनों के साथ किया जाने लगा। बट इंडियंस के मुस्लिम भाइयों लोगों ने यह शर्त रखी थी, या कंडीशन दे दिया था कि यदि जीत मिलती है, विक्ट्री होती है हमारी, तब हम लोगों को उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये लोग मिसबिहेव करने लगे। तो इसके अगेंस्ट में जो मुस्लिम लोग हैं, इन्होंने एक इसके खिलाफ में एक आंदोलन, एक मूवमेंट कर दिए, जिसको हम लोग कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। और इस खिलाफत मूवमेंट में क्या किया गया? इसका कोई लीडर्स होगा, तो एक लीडर्स को बना दिए गए। किसको? तो वही हमारे हीरो महात्मा गांधी को बना दिए गए, यहाँ के लीडर्स को। और ये लड़ाई लड़ी गई, और जाकर के 90 तक ये लड़ाई लड़ी जाती है। और तुर्की में एक मॉडर्न युग या एक मॉडर्न पर्सन का डेवलप होता है, जिसको हम लोग कमाल पाशा, जिसका नाम थे कमाल पाशा का डेवलप होता है, और वह खलीफा के पद को ही ख़त्म कर देता है। और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक थी, डेमोक्रेटिक को अप्लाई कर देता है, और वहाँ पर जा कर के 1914 में ये मूवमेंट ख़त्म होती है। और ये जो मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, ये मूवमेंट धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गई, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मर्ज हो गई। तो हम लोग यहाँ तक ये मूवमेंट सत्याग्रह ऑफ आइडिया में लड़ी गई, और इस तरह से हमारे गांधी जी को जीत मिली। अब ये जो है सो एक टॉपिक हम लोग क्लियर की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो भी फैक्ट होगा उसके बारे में समझेंगे। तो यदि आप लोगों को इस लेक्चर से या इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो ही न्यू वीडियो आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।